नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज आपके साथ बिहार के कुछ सवाल को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूँ। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ये 28 मार्च तक चलना है। इधर सारी राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियाँ भी तेज हैं। रोज़ विधानसभा में, विधान परिषद में अलग अलग मुद्दे पर हंगामा देखने को मिलता है। आपने देखा भी होगा, अखबार की सुर्खियां हैं, चैनलों में आपने खबर देखी होगी। खासकर ये मुख्यमंत्री की कुछ हरकत, असहज तौर तरीका, बोलचाल को लेकर आज आपके सामने ये एक सवाल है कि क्या हो गया है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या होगा बिहार का? क्या सरकार ऐसे चलती रहेगी? सरकार का इकबाल, प्रशासन की हनक, ये सारे सवाल आज चर्चा में हैं। और सब तो होगा क्यों नहीं, जब राज्य के मुख्यमंत्री की बातें, उनकी कुछ काम और हरकत जब चर्चा में होगा, लोग नोटिस देंगे। उम्र तो सबकी होती है, बढ़ती है, लेकिन सेहत के बाद कुछ गतिविधियों को लेकर जो चर्चा होना, सवाल उठना स्वाभाविक है। आप सब ने देखा कि विधानसभा और विधान परिषद में कल क्या हुआ था। मोबाइल के यूज पर, सदन में यूज करने पर मुख्यमंत्री ने कुछ एक नई नसीहत दी थी कि मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल मत देखो। विधानसभा में तो खैर नियम भी बंधे थे, पहले तो मोबाइल वहाँ चलता ही नहीं था, जैमर लगे थे। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल व्यवस्था हो गई है, ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। अब तो सदस्य सवाल पूछते हैं ऑनलाइन, उत्तर भी आता है ऑनलाइन। आप पूरक प्रश्नों से सदन की कार्यवाही होती है और सदस्य जो हैं बहुत सारा प्रिंट लेकर चले आते हैं, जो मूल जवाब होता है, और उसके साथ फिर सवाल पूछे जाते हैं। कई सदस्य अब अपने मोबाइल से ही देख करके जो उत्तर होते हैं फिर सवाल पूछते हैं। तो कल कुछ ऐसा ही दृश्य था जिस पर मुख्यमंत्री ने सदन में मोबाइल यूज करने पर आपत्ति जताई। आपत्ति ही नहीं जताई, स्पीकर को कहा कि इसको बंद कीजिए। जो काम स्पीकर का है वो कल खुद मुख्यमंत्री ने ही कहा कि इसको बंद करना होगा। यदि ये मोबाइल लेकर आएंगे तो लोग को बाहर किया जाएगा। खैर, ये अजीबो गरीब ये बात सब हो रही है, अव्यवहारिक बात हो रही है, बातें कही जा रही हैं। और कल उसी तरह से विधान परिषद में भी प्रश्नोत्तर काल में ही मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता राबड़ी देवी में भी तू मैं झड़प हुई, कहा सुनी हो गई। और फिर इसी तरह से मुख्यमंत्री उसी अंदाज में तुम तराक, तुम्हारा पति, ये सब कुछ करते रहे। और शाम को एक कार्यक्रम था कंकरबाग में, एक खेल का बड़ा कार्यक्रम था। अब मुख्यमंत्री वहाँ मुख्य अतिथि थे, गए वहाँ। जानते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था और राष्ट्रगान होना, पहले तो उन्होंने राष्ट्रगान रुकवा दिया, कहा कि पहले घूम लेते हैं। फिर जब राष्ट्रगान शुरू हुआ उस समय जो उनकी हरकत हुई वो शर्मसार करने वाला था। अब कौन रोकता मुख्यमंत्री को? अब राष्ट्रगान शुरू हो गया था, उस समय वो कुछ बगल में खड़े अपने प्रधान सचिव, जिनको शॉर्ट में डीके कहते हैं, दीपक कुमार प्रधान सचिव हैं, उनके मुख्य सचिव रहे हैं राज्य के। उन्हें रोका भी मुख्यमंत्री को कि अभी अटेंशन मुद्रा में रहिए, राष्ट्रगान के समय में तो कहा क्या, जो लोग देख रहे हैं सब टीवी चैनल्स और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, फिर भी मुख्यमंत्री नहीं माने। वो मीडिया के लोगों की तरफ मुखातिब होकर हाथ जोड़ रहे थे। अभी सब वजह सहज कर गया। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर आज विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया। अब कहा कि ये तो राष्ट्रगान का अपमान है, इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। अब पूरा सदन आज प्रश्नोत्तर की कार्रवाई, स्वाभाविक है ये हंगामे की भेंट चढ़ना था। विधान परिषद में भी यही दृश्य, विपक्ष का विरोध तो स्वाभाविक है ना। अब सीएम की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा। जो कुछ मुख्यमंत्री अभी कहते करते दिख रहे हैं तो सवाल तो उठना लाजिमी है। अभी चुनाव का साल है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, तो चुनाव का मुद्दा इस बार क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री की सेहत का ये मुद्दा नहीं बनेगा? सरकार कौन चला रहा है, सरकार कैसे चल रही है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने तो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है।
अब ये चुनाव तो अभी है, मुख्यमंत्री तो नेचुरल है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ा ही जा रहा है, सब तैयारी हो रही है। अब 29 मार्च को अमित शाह रहे बिहार, जो भाजपा के चाणक्य हैं, सफल चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं। अब 29 तारीख को शाम को देर शाम आएंगे, भाजपा के अपने नेताओं से वो बैठक करेंगे, सांसद, विधायक, कोर कमेटी की पदाधिकारियों के साथ, और स्वाभाविक है चुनाव की रणनीति पर ही विचार होना है। अब दूसरे दिन फिर वो एक कोऑपरेटिव का कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे, और फिर गोपालगंज आएंगे, वहाँ जनसभा संबोधन लौट कर आएंगे, तो फिर एनडीए नेताओं से बात करेंगे। स्वाभाविक ही एनडीए नेताओं से भी चुनाव के ही संदर्भ में बात होगी। अभी तो अलग अलग जहाँ एक और सीटों की दावेदारी शुरू हो गई है। जीतनराम मांझी तो पहले ही से डिमांड कर रखी है कि उनको 40 सीट मिलना चाहिए। अभी चिराग ने खुले तौर पर मांग नहीं की है, लेकिन जब 5 सांसद हैं तो स्वाभाविक कम से कम 30 से 40 सीट उनकी भी मांग होगी। फिर उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिलेगी, ये सब सवाल तो खैर चर्चा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में इस बार का जो चुनाव का मुद्दा क्या होगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं कि पुराना और खटारा गाड़ी से काम नहीं चलने वाला है, युवा नेतृत्व चाहिए प्रदेश को। तो चुनाव तो यही मुद्दा न होगा। और फिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना अभी भी एक तरह से कहिए, खास तौर पर स्पष्ट तौर पर अभी घोषणा होनी बाकी है कि बिहार में फिर वही होगा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर मुख्यमंत्री के काम और प्रधानमंत्री के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और बाद में जो जिस तरह से स्थिति, जो बात कही भी जाती है, एक दिन दिलीप जायसवाल ने बात कह न दी थी कि चुनाव के बाद फिर जो स्वाभाविक तरीका है उसके हिसाब से होगा। एक सवाल और उठता है कि अभी विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो विधानसभा चुनाव में सीट का बंटवारा होगा तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ेगी कि पिछले कई चुनावों की तरह बराबर। कभी तो चुनाव में बीजेपी जदयू बड़ी भाई की भूमिका में हुआ करता था, अब तो सीट का बंटवारा का भी इशू है। लेकिन कुल मिलाजुला कर जो आज बिहार की स्थिति है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, एक बड़ा सवाल है। एक तो प्रशासनिक तंत्र में जिस ढंग के करप्शन की चर्चा आज होती है, कोई मलाई चावने वाले अधिकारी और राजनेताओं की चर्चा है, तो ये भी एक लिटमस टेस्ट है केंद्र सरकार के सामने कि बिहार क्या ऐसे ही चलता रहेगा। केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आखिर बिहार में क्यों आंख मूंद रखी है? आज सरकार और शासन तंत्र में जिस ढंग का जहाँ भी रेड हो आर्थिक अपराध इकाई की, तो करोड़ों की अकूत कमाई उजागर होती है। ये तो एक वानगी भर हुआ करता है, लेकिन अब पूरा तंत्र सच पूछिए भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। यही एक काम लोगों का अनुभव हो गया, परसेप्शन बन गया है। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ के 5 साल जो अपनी कमाई अर्जित की थी, बिहार को बदलाव के एक वाहक और प्रतीक बने थे, अब वो स्थिति नहीं है, ये कहा ही जा सकता है। तो कुल मिलाजुला कर अभी जो ये कुछ हो रहा है, ये सचमुच बिहार के लिए चिंता की बात है, चिंतन की बात है। इसी पर चर्चा के लिए आपके सामने ये सब विषय वस्तु मैंने रखा है। आप क्या सोचते हैं? बिहार में तो राजनीति में जाति एक सच्चाई है, सब कुछ के अलावा जात के आधार पर जात की नेतागिरी और जात के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी और उसी आधार पर फिर वोट की राजनीति। तो जो मुद्दे होते हैं वो तो गौण हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ इस सबसे ऊपर उठकर भी बातें होगी क्या? एक बड़ा सवाल है। और ये चर्चा मैंने आपसे की है, आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप खुद भी सलाह और सुझाव दीजिए कि बिहार में जो स्थिति आ पड़ी है ये कैसे सुधरने वाला है। महागठबंधन तो स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से चेहरा वो अलग है कि कांग्रेस की अभी रीति नीति क्या होगी। कांग्रेस अपना अभी दलित चेहरा सामने रखकर अभी प्रदेश अध्यक्ष बदली है। उधर कन्हैया कुमार अभियान शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो उधर एम बाई है, इधर दलित चेहरा, एक नया कॉम्बिनेशन हो गया कि कांग्रेस
महागठबंधन में साथ रहकर चुनाव लड़ेगी कि अलग लड़ेगी, एक अलग सवाल है। मुकेश सहनी को कितनी सीट मिलेगी महागठबंधन में, एक दूसरा सवाल है। अब इधर सीटों का बंटवारा, और सबसे बड़ा सवाल है नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य। एक बात तो अब रत्ते गलियारे में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत की अगले माह इखर मास के बाद शादी अवश्य संभावी है। दिल्ली में शादी होगी, ये चर्चा हो रही है। खैर, इन सब चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अभी चर्चा के केंद्र में। मुख्यमंत्री के काम कम, उनकी बात, उनकी हरकत चर्चा में, वही खबरों की सुर्खियां बन रही है। इसको लेकर आपके सामने चर्चा की, जो कल से आज तक कुछ हाउस में, दोनों सदनों में कल जो कुछ हमें देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। नीतीश कुमार क्या थे और आज क्या हो गए। खैर, बिहार अपनी जगह है, चिंता बिहार की भी होनी चाहिए। तो आप इस चर्चा को कैसी लगी, आप अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।